करंट अफेयर में हम लोग कल यहाँ तक पढ़े थे 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इसी के आगे आज पढ़ते हैं तो 130वां संविधान संशोधन भैया 19 अगस्त 2025 को ये पारित हुआ। कब? 19 अगस्त को। ठीक है। इसको किसने पेश किया था? तो गृह मंत्री ने, गृह मंत्री द्वारा पेश हुआ। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक। इस विधेयक को संसद में किसने पेश किया? गृह मंत्री ने। है क्या इसमें? इसमें यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जितने होते हैं, अगर वो किसी आपराधिक मामले में सज़ा मिलती है उनको या 30 दिनों तक लगातार जेल में रहते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसको कानून बना दिया गया। यही मुद्दा है किसमें? 130वां। तो क्या है इसमें? पीएम, सीएम तथा मंत्री अगर कितने दिन तक? 30 दिन तक। ठीक है। कितने दिन? 30। गंभीर आपराधिक आरोपों तथा निरंतर, ठीक है, निरंतर 30 दिनों तक कहाँ? जेल में या सजा याफ्ता रहें, 30 दिनों तक हिरासत में हों तो उन्हें हटाने का प्रावधान करता है। ठीक। लेकिन फिर यहाँ कहा गया है अगर वो रिहा होते हैं तो फिर पुनः उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। तो दूसरा क्या कहा गया इसमें? रिहाई पर पुनः नियुक्ति। तो इसके तहत अनुच्छेद 75 में संशोधन। ठीक। 75 में मंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसमें संशोधन किया गया। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें होती है? 164-65 में, उसमें संशोधन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की नियुक्ति या मुख्यमंत्री कहाँ से आते हैं, उसमें संशोधन किया गया। तो 3 अनुच्छेदों में संशोधन। तो कहाँ? जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी। ये संशोधन सामान्य राज्य के लिए हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हुआ है और जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, उन सब के लिए ये संशोधन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो यस, इनको हटाया जा सकता है। फिर अगला है नया आयकर अधिनियम 2025 पास कब हुआ? 11 अगस्त को पास हुआ है। कब पास हुआ? 11 अगस्त को पास हुआ है। क्या क्या इसमें हुआ है? हुआ क्या कि एक आयकर अधिनियम 1961 आया था। आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन हुआ, उसको समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पे इसको ला दिया गया। कौन सा? आयकर अधिनियम 2025 को। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 2026 से ये आयकर अधिनियम लागू हो जाएगा। जो इस चयन समिति जो बनाई गई थी, जो इसमें संशोधन की सिफारिश की है, उसके अध्यक्ष थे, चयन समिति के अध्यक्ष
एक व्यक्ति हैं बैजयंत पाड़ा, ठीक है, ये थे, यही अध्यक्ष थे समिति के। इन्होंने 285 सुधारों का सुझाव दिया है। कितने? 285 सुधारों को, 285 सुधारों का सुझाव दिया। और ये कहा, इसमें ये भी संशोधन हुआ है कि जैसे सब ऑनलाइन है व्यवस्था, तो आप किसी के यहाँ जांच करने जाते हैं तो वो अपना पासवर्ड आईडी नहीं देता है, तो पासवर्ड तोड़ने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक, इसके तहत क्या हुआ? पासवर्ड तोड़ने का अधिकार दिया गया। पासवर्ड ना देने पर सुरक्षा तोड़ने का अधिकार। ये व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई हैं। किसके? नया आयकर अधिनियम 2025 किसके स्थान पे आया? तो आयकर अधिनियम 1961 के आधार पे आया। इसके लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष बैजयंत पाड़ा थे। ठीक है, उन्होंने 285 सुधारों के लिए सिफारिश की। ये व्यवस्थाएं इसमें की। और उन्होंने ये भी सिफारिश, इस अधिनियम में ये भी लागू किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पासवर्ड आईडी नहीं दे रहा है तो उसकी सुरक्षा को अधिकारी वर्ग तोड़ के जांच कर सकता है। ये है आयकर अधिनियम। ठीक, फिर एक है गुग्गी नवमी महोत्सव हुआ है। गुग्गी नवमी महोत्सव ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान, उत्तर भारत में हुआ है। उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये सब में। ठीक है, तो कई राज्य हैं, इसलिए उत्तर भारत लिख रहे हैं। कौन मनाता है? हिंदू मनाते हैं इसको, मुस्लिम मनाते हैं और अन्य सभी मनाते हैं। ये ऐसा त्यौहार है जिसको सब मनाते हैं। कौन सा है? गुग्गी नवमी महोत्सव है। इतना हो गया, इसको जानते रहिए। फिर जो सारनाथ है, बनारस का सारनाथ, इसको विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित कर दिया गया है। ठीक, तो सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित। ठीक, विश्व धरोहर स्थल हो जाएगा तो फ़ायदा क्या होता है कि इसका नाम पूरे देश में हो जाएगा, विश्व में हो जाएगा। तो जो लोग आएंगे वो घूमने, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ पे सुविधाएं बढ़ती रहती हैं। ठीक, तो इसमें 4 वंशों के वो लगे हैं, मौर्य, कुषाण, गुप्त और गढ़वाल। मौर्य, कुषाण, गुप्त और गढ़वाल स्थापत्य का नमूना है ये। ठीक, सारनाथ किसका है? तो मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और गढ़वाल वंश के स्थापत्य का मूल्य सबका मुख्य है। क्या क्या है यहाँ? चौखंड सारनाथ में है क्या? तो स्थिति या विरासत क्या क्या है? तो चौखंडी स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है, धमेख स्तूप है और अशोक स्तंभ है। ठीक, ये 4 चीज़ें हैं। इन्हीं के लिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये तो था हमारा इतना राष्ट्रीय था। अब आते हैं आर्थिकी पर। किस पे आते हैं? आर्थिकी पे। आर्थिक परिदृश्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक परिदृश्य में भारत 2032 तक ऊर्जा भंडारण में निवेश जो है 50 अरब की आवश्यकता पड़ेगी भारत को
ऊर्जा भंडारण के लिए 2032 तक। ठीक है। अगला टॉपिक है वस्तु अधिनियम 1955। इसमें क्या था कि जो व्यापारी वर्ग होता है ये वस्तुओं का भंडारण करता है। अब करते क्या है ये लोग कि खूब सारी, जैसे गेहूँ है, खूब गेहूँ खरीद के रख लिए, 1000 टन, 5000, 10,000, 1,00,000 टन खरीद के गेहूँ रख लिए। अब उसको निकाल ही नहीं रहे हैं, तो मार्केट में क्या होगा, गेहूँ कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसका दाम बढ़ने लगेगा। जब बढ़ेगा तो निकालेंगे। तो सरकार ने इसीलिए वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया। अभी तक नियम ये था कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो 3000 टन तक गेहूँ अपने पास रिजर्व रख सकते थे, उसको कम करके 2000 टन कर दिया। सरकार ने क्या किया, 3000 को घटा के कितना कर दिया, 2000 टन कर दिया है। ठीक, यही परिवर्तन हुआ है। खुदरा विक्रेता जो थे उनको 80 टन मीट्रिक टन कर दिया गया है, 100 टन से 80 मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो वही बड़े व्यापारियों को देखना है। तो वस्तु अधिनियम के तहत बड़े व्यापारियों का वस्तु भंडारण 3000 टन। टन मतलब एक टन में कितना, 10 कुंटल। एक टन में कितना, हाँ, तो 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 टन कर दिया। मामला समझ में आया क्यों किया ऐसा? ये लोग भंडारित कर ले। जैसे प्याज है, 3000 टन रख लिए, अब उसको निकालेंगे नहीं। प्याज तो जल्दी ख़राब नहीं होती, तो क्या होगा, मार्केट में दाम बढ़ जाएगा। अब 1000 टन सरकार ने कम कर दिया, इसका मतलब 1000 कम भंडारित करोगे तो वो मार्केट में रहेगी। तो वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करने के लिए ये नियम बनाया गया था। ठीक। अब अगला है भारत चीन व्यापार मार्ग की बहाली। भारत चीन व्यापार मार्ग की बहाली। हुआ क्या था, कोरोना काल में 2019 के बाद भारत चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। तो जो भारत चीन से व्यापार होता था जिन दरों से, उनको बंद कर दिया गया था। अब वार्ता के बाद फिर उन्हें खोलने की सहमति बन गई है। तो वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, ये चीज़ जानना है हमको। तो एक सिपकीला दर्रा है। कहाँ से? सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से व्यापार होगा। सिपकीला दर्रा हिमाचल। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड। और एक नाथुला है, नाथुला, ये कहाँ है? सिक्किम में है। ये 3 जगहों से अब फिर व्यापार के करने की सहमति बन गई है। ये 3 दर्रे खोले जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ठीक, इसलिए ये चर्चा में है। अगला है भारत में जो बेरोजगारी दर है जुलाई 2025 में वो घटकर 5.2% हो गया। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी हो गई? 5.2% हो गया है। ठीक है। अब भारत निर्यात क्या क्या करता है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। अभी आरओ जो हुआ था उसमें अभी फिर पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या? इंजीनियरिंग वस्तु, इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज़्यादा हम लोग क्या बेचते हैं? इंजीनियरिंग वस्तुओं को बेच रहे हैं। ठीक। उसके बाद रत्न आभूषण, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है इलेक्ट्रिक वस्तुएं और फिर दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद दवाएं। ये इतनी चीज़ें हम क्रमबद्ध सबसे ज़्यादा ये बेचते हैं। नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। सबसे ज़्यादा का इंजीनियरिंग, फिर रत्न, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर दवाएं। ये 4 चीज़ों का निर्यात हमारे यहाँ से क्रमबद्ध रूप से सर्वाधिक कम तक। हमारा व्यापार घाटा कितना है? व्यापार
घाटा जो है 25.27 अरब डॉलर, अरब, ठीक है, तो नहीं 27.35 है, 27.35 अरब, ठीक, इतना हो गया है। और जो हम लोग को विदेश व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, तो इसलिए ये अरब डॉलर होगा। ये हमारा आर्थिक से संबंधित कुछ मैटर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और हुआ है, भारत का रक्षा उत्पादन बहुत तेज बढ़ रहा है, तो वो कितना हुआ, भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है, कितना हो गया, लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। भारत का जो रक्षा उत्पादन व्यापार है, रक्षा व्यापार है, उत्पादन का क्षेत्र है, वो इतना बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग रक्षा वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं, हम निर्यात भी करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसको बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम दूसरे देशों को निर्यात भी करेंगे और हमारी इनकम का स्रोत बनेगा, तो इसको बढ़ाया गया। कितने % की वृद्धि हुई है भैया, ये हुई है 18% की वृद्धि हुई है भारत के रक्षा उत्पादन में, ठीक। फिर है एक और, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंक डोमेन, बैंक इन निर्देशानुसार बैंक इन डोमेन, बैंक इन डोमेन लागू करने वाला पहला बैंक, ये है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने सबसे पहले इसको लागू कर दिया। फिर है भारत सिंगापुर वाणिज्य कार्य समूह की बैठक, कहाँ पे हुई, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में, ठीक। भारत सिंगापुर वाणिज्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, वाणिज्य भवन सिंगापुर। एक ये चर्चा में भाई इसको ध्यान दीजिएगा, अन्न चक्र, अन्न चक्र क्या है, ठीक। तो भारत के जो PDS प्रणाली है, PDS प्रणाली जानते हैं, जो ये कोटे में अनाज बांटता है, इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आता है, ठीक है। इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशनों की दुकानों पर अनाज बिकता है, जिसमें रेट निर्धारित निश्चित रहता है, इससे अधिक दाम पर नहीं बेच सकते। गेहूँ 3 रुपये, चावल 2 रुपये ना, तो उससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें निर्धारित की गई हैं। तो PDS प्रणाली जो है उसमें क्या हुआ कि डिजिटल व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। PDS को आपूर्ति श्रृंखला की डिजिटल व्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला मतलब जैसे होता क्या था, पहले सरकार क्या करती थी, हम लोगों से अनाज खरीदती थी, फिर उसको ले जाके FCI के भंडारण में भंडारित करती थी, बाद में ट्रकों द्वारा उसको कोटेदार के यहाँ भेजती थी, फिर कोटेदार क्या करते थे, वितरित करते थे। तो होता क्या था, बीच में मामला गड़बड़ हो जाता था। अब सरकार ने क्या किया, उस पर GPS लगा दिया, ट्रकों पे GPS लगा दिया, कहाँ रुकी, कितनी देर रुकी, ठीक है। और बोरे में अपना टैग लगाना शुरू किया, वो बोरे चाहे जहाँ दिख जाएंगे उनको सील कर दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं की हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, PDS प्रणाली में आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल डिजिटल प्रयोग शुरू हो गया, ठीक। किसने किया, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, IIT दिल्ली फाउंडेशन और टेक्नोलॉजी ने के सहयोग से ये किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, फिर भी जानते रहिएगा। PDS प्रणाली क्या है, तो भैया 1.5-2 पेज का मामला है ये। पूरी श्रृंखला है, खेत से लेकर अनाज हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है,
इसी को पूरा पीडीएस कहते हैं। हाँ, तो वो अलग मुद्दा है, उसको छोड़ देते हैं। अगला आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक। इसमें क्या क्या हुआ है? तो ओसीआई कार्ड जानते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नियमों में कठोरता हो गई, कठोरता की गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले, इनको क्या था, जिनके पास ओसीआई कार्ड है वो भारत डायरेक्ट बिना वीजा उजा के आ सकते हैं। तो ये हुआ कि ये सब बनवा के इससे आ रहे थे और यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे थे, ठीक है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते थे, जैसे तस्करी वस्करी में शामिल हो जाते थे। इन्हीं को रोकने के लिए इसमें संशोधन किया गया, ठीक। तो अब रद्द करने का अधिकार कर दिया गया, ये आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। कब? रद्द करने का अधिकार। ये ओसीआई कार्ड क्या है? तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में, जिनके आजा दादा नाना कोई पैदा हुए थे, ये किसी कार्य के लिए कहीं गए, काम किए, पैसा कमाए और वहीं बस गए, उनको कहा जाता है ओसीआई कार्ड धारक। ओरिजिन मतलब जहाँ जिनकी उत्पत्ति मतलब जन्मभूमि का है, 4-6-10 पीढ़ियों पहले वो भारत में उनका जन्म हुआ था, तो उनको कहा जाता है ओसीआई, ठीक। अगर अब ये किस आधार पे ओसीआई कार्ड आपका रद्द होगा? किसी व्यक्ति को अगर 2 साल की जेल हो जाती है, 2 साल या अधिक से जेल हो जाती है, तो उसका ओसीआई कार्ड रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड धारक को 2 वर्ष या अधिक की जेल, अगर ये हो रहा है तो इनका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है, उस पर ऐसे आपराधिक चार्ज जिसमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो, 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान, ठीक, तब इनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया। मतलब किसी धारा में अगर ऐसा कर दिया जाए और उनको 7 साल से अधिक सजा की व्यवस्था कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, उनका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या इसमें कानूनी आधार क्या है? कानूनी आधार अगर देखें तो 2 संशोधन हुए थे हमारे यहाँ, नागरिकता संशोधन नियम 1965 और नागरिकता नियम 1999। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 1999, ये 2 संशोधनों के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक। एक समझौता हुआ है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये समझौता भैया किसके किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है, किसके बीच हुआ? भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो महत्वपूर्ण समझौता है भारत प्लस रूस के मध्य। कौन सा समझौता? स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। महत्वपूर्ण समझौता है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें रक्षा, उत्पादन, अंतरिक्ष जितने क्षेत्र होते हैं उसका समझौता हुआ है। ठीक, तो क्या रक्षा
ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा वैश्विक मंचों पर सहयोग। ठीक, इन पर किसी भी वैश्विक मंच पे दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसलिए ये समझौता हुआ है। अब ऊपर मिटा दें। एक हुई है INF संधि, 1967 में हुई थी INF संधि। ये चर्चा में क्यों है भाई? INF संधि कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि रूस और अमेरिका ने समझौता किया कि जो परमाणु मिसाइलें हैं इनको हम लोग एक निश्चित संख्या तक कम करेंगे, और दोनों ने अपनी मिसाइलों को नष्ट करने का निर्णय लिया था। लेकिन अमेरिका इससे पहले बाहर हो गया, और अब जाके रूस ने भी कहा कि अब हम INF संधि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है, रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज। एक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था। किसके? रूस और अमेरिका के बीच। क्या समझौता था? कि दोनों परमाणु हथियार का निर्माण बंद करेंगे, जो है उनको धीरे धीरे नष्ट करके ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका पहले इसमें 2019 में बाहर हो गया। अब रूस ने कहा कि हम भी इसको नहीं मानेंगे, और स्वैच्छिक समझौता था। ठीक है, सभी देश इसमें शामिल नहीं थे, केवल अमेरिका, रूस था। स्वैच्छिक समझौता था। तो रूस ने कहा कि अमेरिका की एक मिसाइल है टाइफान मिसाइल, वो इजराइल के समीप उसने तैनात कर दिया। उसने कहा ये गलत कर रहे हो, इसलिए हम इसको, अब आप इसको बढ़ावा दे रहे हो न्यूक्लियर मिसाइल को, तो हम भी इसको नहीं मानेंगे, हम भी अब जो इच्छा होगी सो करेंगे। ठीक, तो क्यों? और टेलिस्मन सेबर एक मिसाइल है, इसको ऑस्ट्रेलिया के लिए सुरक्षा खतरा बता दिया। किसने? रूस ने। ठीक है, तो रूस की घोषणा क्या है? घोषणा टाइफान मिसाइल किसके लिए? फिलीपींस तथा टेलिस्मार, कौन सी है? टेलिस्मन सेबर अभ्यास जो है, इसका अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, ये बात की गई। ठीक, इसीलिए रूस ने कहा भाई हम भी नहीं मानेंगे। ठीक, और एक पॉइंट उसने आरोप लगाया कि अमेरिका जो है ये दो पनडुब्बी जानते हो? पनडुब्बियां गुप्त स्थानों पर तैनात किया है। इसका भी विरोध किया कि परमाणु पनडुब्बियों को तुम गुप्त स्थानों पर तैनात कर दिए, हमको बताए नहीं तो हम कहे आपकी बात माने। ठीक है, हमको तो कह रहे हो कम करिए और खुद बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए उसने INF संधि 1967 से बाहर होने का निर्णय ले लिया। ठीक, फिर अगला है भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग बैठक। ये कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, भारत की तरफ से श्री अमिताभ प्रसाद थे और न्यूजीलैंड की तरफ से
मैडम कैथरीन पियर्स थी। ठीक, तो भारत की तरफ से कौन था? अमिताभ प्रसाद, श्री अमिताभ प्रसाद। और न्यूजीलैंड की तरफ से मैडम कैथलीन पियर्स, मैडम कैथलीन पियर्स। ये दो लोग के बीच ये बैठक हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। इसमें जो प्रश्न पूछेगा यही 5वां पूछेगा। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन देगा, भारत विश्व का कौन सा विमानन बाजार बना, तो कौन सा, तो कहीं पूछा भी गया है क्वेश्चन में, बना हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के में 5 दिवसीय उनकी यात्रा हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय भारत यात्रा। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय भारत यात्रा। ठीक है, पहले इनके राष्ट्रपति का नाम बड़ा मस्त है, उसको याद कर लीजिए, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ठीक, ये भारत की यात्रा पे कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। और इन्होंने जो कहा वो महत्वपूर्ण है, इन्होंने भारत को मूल्यवान मित्र कहा, मूल्यवान मित्र कहा। किसने कहा? मतलब फिलीपींस ने कहा कि भारत हमारा सबसे मूल्यवान मित्र है। ठीक, या फर्डिनेंड जूनियर ने कहा है। ठीक है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, आर जूनियर ने ये बात कही। हो गया इतना। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक निर्माण क्षमता पहल, क्षमता निर्माण पहल का शुभारंभ। ठीक, इसमें हुआ क्या? क्या क्या हुआ इसमें? इसमें ये कहा गया है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण एशिया के लोग हैं, इनको एसडीजी जानते हो, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक पूरा करना है, उसी को पूरा करने में ये दोनों सहयोग करेंगे। पहला मामला समझ में आया? ठीक है, तो ग्लोबल साउथ के देशों को एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करना। पहला क्या है? ग्लोबल साउथ के देशों को एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करना। तो कैसे करोगे? ये है, कुछ गरीब देश हैं, उनको हमको कुछ देना होगा, तो किसको क्या क्या दे रहे हैं ये देखिए। तो परियोजनाएं क्या क्या चला रहे हैं। ठीक, पहला है चावल का पोषण वर्धन। चावल का पोषण
वर्धन। ठीक, पहला समझ में आया। दूसरा सप्लाई चेन प्रबंधन, सप्लाई चेन प्रबंधन, इसमें सहयोग देंगे किसको? नेपाल को। सप्लाई चेन जानते हो, वही जो पीडीएस में बता रहे थे। सप्लाई चेन मतलब कोई चीज़ यहाँ से लखनऊ जानी है और आपने यहाँ से बढ़िया मटेरियल भर दिया, वहाँ गया, बीच रास्ते में सारा मटेरियल चेंज हो गया। ठीक, तो सप्लाई चेन आपकी गड़बड़ हो गई ना। यहाँ से जो चीज़ भेजा जाए अंतिम तक वही पहुँचे, तब तो सप्लाई चेन अच्छी है, नहीं सप्लाई चेन गड़बड़। तो नेपाल में सप्लाई चेन गड़बड़, तो उसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक किया जाए, ये व्यवस्थाएं। जैसे अपने यहाँ अब जियो टैगिंग कर रहे हैं, जीपीएस लगा दिए, कितनी देर रुके, कहाँ रुके, तो पता चल रहा है ना। नहीं तो सप्लाई चेन अपने यहाँ भी गड़बड़ था, अब ठीक हो रहा है काफ़ी कुछ। पहला हो गया। दूसरा डिजिटल स्वास्थ्य मंच, डिजिटल स्वास्थ्य मंच, ये किसको देंगे? भारत और यूएन देंगे। एक देश है जाम्बिया और एक देश है लाओ पीडीआर, सुने हो नहीं? लाओ पीडीआर, दो देश हैं, इनको देंगे क्या? डिजिटल का स्वास्थ्य मंच, ऑनलाइन रूप से या डिजिटली रूप से स्वास्थ्य प्रक्रिया इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। फिर जनगणना प्रशिक्षण, ये देंगे बेलीज को। बेलीज सुने हो? नहीं सुने। बेलीज और बारबडोस, बारबडोस को ये सुविधाएं, कौन सी जनगणना कैसे की जाती है ये चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, इसको काफ़ी लोगों, सेंट किट्स एंड नेविस को, सूरीनाम को और सेंट किट्स एंड नेविस है त्रिनिदाद और टोबैको को। ठीक है, सेंट किट्स नाम क्या है इसका बड़ा, किट्स एंड नेविस, ये भी देश हैं। ठीक, इन देशों को क्या सिखाएंगे, क्या सेवाएं उपलब्ध कराएंगे? जनगणना प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। और व्यावसायिक प्रशिक्षण एक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये किसको उपलब्ध कराएंगे? तो ये है दक्षिण सूडान को। तो भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण जो करना है, इसको प्रशिक्षण दे देंगे तो इनकी क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कौशल बढ़ जाएगा, यही है क्षमता निर्माण। ठीक, तो इसका संचालन कब से हो रहा है? तो सितंबर 2002 से, सितंबर 2002 से। साझेदार देश कौन से हैं? कौन से हैं? तो ये हैं एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन देश, एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन के 9 देश। ठीक, कितने देश? 9 देश इसमें शामिल हैं। फिर एक है संयुक्त राष्ट्र महासागर। ठीक है, बैठक हुई है जिसमें भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों से मजबूत हो रहे हैं। पड़ोसी देश कौन से हैं? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव और मॉरिशस, ये 3 देश जो समुद्री देश, महासागर की बात हो रही है ना, समुद्री जो देशों हैं उनसे अपने संबंध बेहतर करने की भारत की पड़ोस प्रथम की नीति है। भारत की विदेश नीति किस पे काम करती है? पड़ोस प्रथम, मतलब पड़ोसी सुखी तो हम खुद सुखी। तो जितने पड़ोसी देश हैं उनका सहयोग करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहता है। तो समुद्री जो देश हैं, 3 देश हैं, मालदीव है, मॉरिशस है और श्रीलंका है, इनको भारत सुविधाएं देकर इनको खुश रखना चाहता है कि ये दूसरे देशों के पक्ष में न जा सके। ठीक है, तो विजन के तहत देशों संबंध सुदृढ़ हुए हैं। ठीक, एक और है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ है। भारत
प्लस UAE के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक, ये व्यवस्थाएं हो गई। एक और है, संयुक्त राष्ट्र संघ जानते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। क्यों किया? भारत का जो पहलगाम हमला था 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे। TRF ने जिम्मेदारी ली है कि हमने ऐसा किया है। ठीक है, इसीलिए इसको घोषित कर दिया गया। ठीक, कब किया गया? तो 30 जुलाई को। और इसको अमेरिका ने आतंकवादी कब घोषित किया था? अमेरिका ने 17 जुलाई को आतंकवादी घोषित किया था। आतंकवादी संगठन घोषित किया। ठीक, ये व्यवस्थाएं इसने की थी। किसने घोषित किया? UNSC की 1267 समिति है, इसी ने घोषित किया। इस समिति का गठन कब हुआ? तो 1999 में ये बनी थी। ठीक, TRF को संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया। कौन सी समिति? UNSC की 1967 समिति का नाम है ये, नहीं सोचिए गिनती है। और ये कब बनी थी? 1999 में। ठीक, ये इतना मुद्दा था। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य पर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मिटा दें इसको। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ है? तो एक स्पेस एक्स है, अमेरिका कंपनी है, जिसने अपना 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण सफल कर दिया। ठीक, स्पेस एक्स का SPACE स्पेस एक्स का 10वां परीक्षण सफल कहाँ हुआ? अमेरिका के टेक्सास में इसने किया। कहाँ पे किया? अमेरिका के टेक्सास में। ठीक, क्या है ये? ये जानते हैं क्या है? पुनः उपयोग। जैसे गया, प्रक्षेपित किया, फिर वापस आ जाएगा, तो पुनः उपयोग करने वाला प्रक्षेपण है। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बार बार हर बार हमको नया प्रक्षेपण यान की ज़रूरत होती थी, तो हमारा खर्चा बच जाएगा। ठीक है, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा उसको, तो समय बचेगा, खर्च बचेगा, ये सारी चीज़ें हमारी बचने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है ये? पुनः उपयोग हेतु रॉकेट बनाने का कदम है। ठीक है, अगला कदम है ये। ठीक, भविष्य के मिशन क्या हैं? अगर इसको देखा जाए तो 2027 में भविष्य के मिशन, तो 2027 में नासा का आर्टिमस 3rd मिशन,
नासा जो है 2027 में आर्टेमिस 3 मिशन कहाँ भेजेगा, तो चंद्रमा पर लैंडिंग करवाएगा। ठीक है, क्यों, ताकि वो वहाँ से डेटा दे सके, इसलिए तो ये महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन प्रक्षेपित करके डेटा प्राप्त करना। ठीक, ये था हमारा कौन सा। फिर एक है बायो स्टिमुलस। बायो स्टिमुलस का कृषि में प्रयोग। इसमें हमको यही एक चीज़ का मतलब बताना है, इसलिए इसको बता रहे हैं, और बहुत उस तरह नहीं है। पूछा यही जाएगा क्या प्रयोग हो रहा है, बायो स्टिमुलस। बायो मतलब होता है जीव, जिसमें जीव हो, वो हो गया बायो। स्टिमुलस मतलब उत्तेजित करने वाला। ठीक है, तो वे जैविक पदार्थ जो पौधों की आंतरिक जैविक क्रिया को तेज करते हैं, ठीक है, सक्रिय करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि, पोषण, अवशोषण क्षमता, जलवायु सक्रियता ये सब बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। ये जो उर्वरक होते हैं उनकी तरह पोषक तत्व तो इनको नहीं देते हैं। उर्वरक क्या करते हैं, इनको सीधे पोषक तत्व देते हैं, ये पोषक तत्व नहीं देते हैं। दोनों में अंतर है। जैसे ये उर्वरक जो होते हैं पौधों को भोजन दे देते हैं, खा लिए पेट भर गया काम खत्म, नहीं, ये खाना नहीं देंगे। ये है कि उनके भूख लगवाएंगे, खूब भूख लगेगी तो वो खाएंगे ना, तो ये क्या काम करेंगे, ठीक है, तो ये भूख लगवाने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, ठीक है। इससे क्या होगी, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, तो कहाँ से मारेंगे, समुद्री शैवाल, ये जो सड़े गले चीज़ें होती हैं इन्हीं को व्यवस्थित करके। बायो स्टिमुलस समझ में आया, यही इतना बताना था कि वे जैविक चीज़ें या जैविक शैवाल, कवक, बैक्टीरिया जिनको सड़ा के हम खेतों में डाल के उनके अवशोषण, मौसम झेलने की क्षमता, इन सबको बढ़ा सकें, उसी को कहते हैं बायो स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब भारत 45+ देशों को निर्यात भी करता है बायो स्टिमुलस। तो सिंपल भाषा में बहुत बड़ी परिभाषा है, परिभाषा को केवल परिभाषा ही मतलब है इसका, कृषि में प्रयोग होगा ही होगा, इतना जानते रहिएगा। ठीक, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, अगला वाला बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली। याद है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी ना, सुदर्शन चक्र ना, उसी के तहत है। इसमें क्या है, तो इसको IADWS शॉर्टकट में इसको ये कहेंगे। ठीक, हाँ, ठीक। तो स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है, स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है। इसको किसने विकसित किया है, तो पहले जान लीजिए DRDO ने विकसित किया। कहाँ परीक्षण किया, उड़ीसा तट। कहाँ पे, उड़ीसा तट पर। वहाँ पे क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहीं से सब चीज़ का प्रक्षेपण होता है। ठीक है, DRDO क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है उसी को DRDO कहते हैं। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 1958 में रक्षा की वस्तुएं होती हैं, हथियार होते हैं, उनको विकसित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो वायु रक्षा प्रणाली है इसको किसने विकसित किया, तो DRDO ने किया। कहाँ पे इसका परीक्षण किया, तो उड़ीसा तट पे किया। ठीक है, ये 2 मल्टी लेयर्ड प्रणाली है। कैसी है, मल्टी लेयर्ड प्रणाली है। कैसे, इसमें 2 मिसाइलें काम कर रही हैं। ठीक है, एक तो है क्वारसम, QRSAM, क्वारसम मिसाइल है, ये मिसाइल है। इसको हिंदी में छोटे भाषा में लिखते हैं, इसको सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में। ठीक, अब इसका नाम क्या है, अति उन्नत
उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली, ये क्वारसम का पूरा नाम है, ठीक, लेकिन क्वारसम के नाम से ही पूछा जाता है। दूसरा है उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार, इसको कहेंगे DEW। ये दो हैं, शामिल हुआ है, ठीक। ये सब क्या करेंगी, समझ में आ रहा है। क्वारसम जो वायु रक्षा प्रणाली है, ड्रोन और मिसाइलों से अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो ये जाकर आसमान में ही उसको दगा देंगी, ठीक है, खत्म कर देंगी कि हमारे देश को कोई नुकसान। ये लेजर बीम है, ये उसके इलेक्ट्रिक चीज़ों को इतना तेज लेजर डालेगा कि वो खत्म हो जाए, ठीक, और भारत को कोई नुकसान ना कर सके। तो ये कहाँ से है, सतह से हवा मार करेंगी। लेजर बीम कहाँ रखी रहेगी, सतह पे, कोई आ रहा है उस पर अपना लेजर फोकस कर देगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। इसी तरह क्वारसम जाके उसमें लड़ जाएगी, उसको नष्ट कर देगी, ठीक। मामला समझ में आया। अब इसको कैसे परीक्षण हुआ, लक्ष्य भेदन कैसा था। इसमें 3 लक्ष्य थे और तीनों को इकट्ठा एक बार में 3 लक्ष्य को मारा गया, समझ रहे हैं, एक बार में 3 लक्ष्य को मारा गया। तो कौन कौन से हैं इसको देखिएगा। हाई स्पीड फिक्स विंग, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है, हाई स्पीड है, उड़ रही है, उसको मारने के लिए ये व्यवस्था है, हाई स्पीड फिक्स विंग, ठीक है। UAV टारगेट, उसको टारगेट करके इसको सेट कर दीजिए, ये जाके मार देगा। पहले समझ में आ गया। दूसरा देखिए, एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को, ये जो ड्रोन आ रहे हैं उनको 2 ड्रोनों को एक साथ, चाहे बराबर ऊंचाई को हो, चाहे अलग अलग ऊंचाई को हो, चाहे एक जगह हो, चाहे अलग अलग जगह पे हो, इकट्ठा मार सकेगा। समझ रहे हैं क्या विकसित किया गया है। ड्रोन को अलग अलग ऊंचाई तथा दूरी पर नष्ट किया जा सकेगा, ठीक। तो महत्वपूर्ण क्यों है हमारी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, एक साथ 3 लक्ष्यों को भेज सकती है, ठीक, और 2 तरीके से काम करेगी, एक सॉफ्ट एक हार्ड। भारत का जो है वो सॉफ्ट हार्ड 2 तरीके से काम करता है। हार्ड में क्या है, जाएगी खुद लड़के खुद नष्ट होगी, उनको भी नष्ट करेगी। सॉफ्ट में क्या है, लेजर बीम डाल देंगे, जो उनका सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सब नष्ट हो जाएंगी, तो वो वैसे काम नहीं कर पाएगा। ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये हार्ड वाला होगा। तो 2 तरीके से हमारा है। अगला है गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान। गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान। तो गगनयान जानते हैं क्या है, भारत अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजना चाह रहा है, अपने वैज्ञानिक को भेजना चाहता है, उसके लिए लगातार परीक्षण कर रहा है। तो जो मनुष्य को भेजेगा जिस विमान द्वारा, उसी का नाम क्या दिया गया है, गगनयान दिया गया है, ठीक है। ये उनका लक्ष्य है। तो हुआ क्या, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसको घोषित किया दिल्ली में, ठीक है, क्या कि दिसंबर 2025 में इसका परीक्षण होगा। पहला परीक्षण कब होगा, दिसंबर 2025 में, ठीक है।
2025 में। किसका? तो व्योम मित्रा का। व्योम मित्रा। अब व्योम मित्रा क्या है? तो है क्या कि अंतरिक्ष में डायरेक्ट आदमी को नहीं भेजा जाएगा, पहले रोबोट को भेजा जाएगा, परीक्षण किया जाएगा क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं मनुष्य को, उसको जांच करेंगे। जब एकदम सुरक्षित हो जाएगा कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, तभी भेजा जाएगा। तो व्योम मित्रा क्या है? एक रोबोट है। गगनयान का है, मानव की अंतरिक्ष पहल है, लेकिन व्योम मित्रा क्या है? रोबोट है। ठीक है, इसी को भेजा जाएगा। ठीक है, व्योम मित्रा के साथ अनक्रूड जीवन, अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट इनको भेजा गया। फ्लाइट माने उड़ा दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या? परीक्षण की प्रगति, जो परीक्षण हो रहे हैं लगातार, तो टोटल 10,000 परीक्षण होने चाहिए। 10,000 परीक्षण होने हैं। ठीक है, में 7700 परीक्षण हो चुके हैं। 7700 परीक्षण क्या हैं? सफल हैं। कितने बचे? 2300 बचे। कितने बचे? ठीक है, तो शेष 2300 2300 कब तक? 2026 तक पूरे होंगे। मार्च 2026 तक पूरे होंगे। ठीक, ये हमारी परीक्षण प्रगति है। अगर अब पूछा जाए वर्ष 2026 में इसरो ने 196 उपलब्धियां प्रगति की, 196 प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण किए हैं। किसने? इसरो ने। ठीक है, 196 उपलब्धियां दर्ज की। ठीक, ये हमारे इसरो की लक्ष्य हुआ है। और एक और है दिसंबर में 2025 में 6500 kg का अमेरिका का उपग्रह का केजी का यूएसए का उपग्रह इसरो प्रक्षेपित करेगा। ठीक, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला है सुदर्शन वायु रक्षा चक्र मिशन की घोषणा। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषित किया था। तो सुदर्शन वायु रक्षा चक्र, वायु रक्षा मिशन की घोषणा। सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिशन की घोषणा ये हुई है। तो आज यहीं बंद करते हैं, अगले दिन से यहीं से शुरू किया जाएगा। ठीक।